प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जी कुछ आपके सेहत के हवाले से मामलात पर, और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इसमें आज बात होगी कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और साथ साथ जो मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती आई है, और साल भर जितने भी प्रोग्राम्स हुए उसमें कोशिश यही रही कि जो मुल्की सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर कहीं ना कहीं गुफ्तगू की जाए, इन मसाइल के हवाले से लोगों को आगही फराहम की जाए, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। सईद रशीद साहब तज्ज़ियाकार हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में आपने वक्त दिया हमें। सईद साहब, अब बहुत सारे मामलात हैं, आपसे पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रही मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हर गुज़रते दिन के साथ ये जो सूरत हाल है इसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब ज़िम्मेदारी चाहे आप किसी के ऊपर भी आयद करें, वैसे तो ज़िम्मेदारी सब के ऊपर आयद होती है जितनी भी मुल्की सियासी जमातें हैं, और शायद ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो सियासत है ये चलती रहेगी, लेकिन मुल्क का निज़ाम अगर खुदा ना करे हाथ से निकल गया तो उसके बाद इसको ठीक होने में फिर बहुत आपको वक्त दरकार होगा, और शायद ये फिर ये जो लोग हैं इनकी अहलियत को, काबिलियत को देखते हुए गुमान ये होता है, ख्याल ये होता है कि इनसे फिर ये ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर इनके अंदर सलाहियत होती, मैं तमाम सियासी जमातों के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो इतने अरसे में ये पाकिस्तान को जिस नहज तक पहुँचाया गया है यहाँ तक ना पहुँचने देते। सियासत यकीनन होती है, पूरी दुनिया में रहती, लेकिन मुल्क को इस नहज तक नहीं पहुँचाया जाता। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे देखें, इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही है कि हर सियासी पार्टी ने, हुकूमत चाहे 2 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, उसने प्योरली ये देखा कि उसकी पार्टी का फ्यूचर इस मुल्क में किस तरह चलेगा। जी मुल्क को नहीं देखा उसने, और एक ही बिगाड़ की जगह है। देखें, हम भी बैंकरप्सी अनाउंस कर सकते हैं, जी मतलब कोई ऐसा वो नहीं आएगा, इसलिए ऑलरेडी वी आर इन बैंकरप्सी। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर श्रीलंका की बैंकरप्सी में और पाकिस्तान की बैंकरप्सी में बहुत फ़र्क है। जी देखिए, उसका कोई 40% का डिफेंस का बजट नहीं है, उसके बराबर में कोई ऐसा दुश्मन नहीं खड़ा हुआ जो आधे घंटे के नोटिस पे आपके अंदर इन हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो इंटेंशनली, मैं तो कहूँगा ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि बगैर डिफेंस के हम नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक है। अब बगैर डिफेंस के जिस मुल्क का डिफेंस का बजट 1.5 ट्रिलियन का हो, और वो मुल्क जब बैंकरप्सी पे जाएगा तो आप बताएं उसका क्या असर होगा। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब एक तो होता है ना कि आप चलो एक स्वीपर्स क्लीनर्स हैं, केएमसी में उनको तनख्वाह नहीं मिली, कूड़ा रह जाएगा ना थोड़ा सा रोड के। फौज के इदारे को अगर आप बजट नहीं देंगे तो बताएं वो मुल्क कैसे रुक सकेगा जिसके बराबर में एक ऐसा दुश्मन बैठा है जो 5 मिनट के नोटिस पे आपको अपनी मर्जी से अपनी जगह से इन कर जाएगा। 24 घंटे साल के 365 दिन इस कोशिश में लगा रहता है। फिर जो आपने अपने बना लिए हैं चीजें, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको चाहिए जी। फिर आपके जो जितने 10 लाख फौज है उसके लिए भी चाहिए। जाहिर उनको ये तो नहीं बोल सकते अगले महीने तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी, या जी तुम्हारे खाना जो है कैंट में नहीं मिलेगा, आज कल मिलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो इस मुल्क का डिफ़ॉल्ट होना बहुत क्रिटिकल है, और मुझे हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जो बार बार, देखें रियलिटी अपनी जगह सही, मगर अजम्पशन बनाना अपने मुल्क के लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर मैं रात दिन ये बोलता रहूँ बस हमारा मुल्क तो बैंकरप्ट हो रहा है, बैंकरप्ट, ये अजम्पशन बन जाएगा इस मुल्क के लिए, और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, आपके डोनर्स हैं, ये सारे अलर्ट हो जाएंगे कि यार हमारे पैसे कहीं ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये आई है, वो मैं कभी मिसाल देता हूँ, एक गाड़ी है बंद हो गई, उसको धक्का लगा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे से धक्का लगा रहे हैं उसको,
2-4 लोग ऐसे हैं, हम भी बचपन में ऐसे ही करते हैं, जो साइड पे आ जाते थे, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे होते थे कि हम धक्का लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, जो पीछे से लगा रहे हैं वो तो अपनी एफर्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं पार्टी नहीं कह रहा, वो एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो साइडों पे लगा रहे हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत स्वाद दे रहे हैं कि चलो इस साइड से हम लगा दें। जो खतरनाक काम हो रहा है इस वक्त, कुछ लोग और कुछ पार्टियां ऐसी आ गई है जो उसके फ्रंट पे चले गए जी, जो उसको बैक धक्का लगा रहे हैं ना। और ये धक्का जो है ना, ये मुल्क अभी अफोर्ड नहीं करता हमारे हालात के हिसाब से। हमारे रिजर्व्स देखें, ट्रेड डेफिसिट जापान में जो है $11 बिलियन का हुआ है इस महीने, मतलब वो सरवाइव करता है, पीछे रिजर्व्स पड़े हैं उनके पास, चीजें हैं। तो हमारा तो 10 बिलियन का हम ट्रेड डेफिसिट बर्दाश्त नहीं करते, 6 बिलियन के ऊपर हमारे सारे वो आ गए रिजर्व्स। तो इसका जो मेन जिसको कहते हैं ना रूट कॉज, वो एक ही है जी। ठीक है, फिर मैं आपसे पंजाब की भी बात करूंगा कि ये क्यों अनस्टेबल कर रहे हैं हमारे कप्तान साहब इस सारी हुकूमत को। इसलिए कि हर इंसान का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए सारे काम करता है। ठीक है, कुछ का ये ऑब्जेक्टिव हुकूमत में आएंगे तो हम अच्छे काम करेंगे, फला करेंगे। ये जो मुझे अभी नजर आ रहा है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह मुल्क को अनस्टेबल करके उस हालत पे ले जाएं कि हम मतलब भीख मांगने के भी काबिल ना रहें। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा फोकस करके ये हमारे कप्तान साहब काम कर रहे हैं इस वक्त। राइट। और उसकी वजूहत है, उनका कुछ बेटर एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं तो कहता हूँ हो सकता है पीछे से इनको ये एजेंडा मिला हो, ऊपर से नजर आ रहा कुछ हो पीछे आप से। समझते हैं ये बात? मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। देखें, जब ये हुकूमत में थे, जब भी इनका ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियली इसको क्रैक डाउन करें, और अब बाहर निकल के भी, ताकि एक वक्त ऐसा आए कि हमें उन ताकतों के आगे अपनी वो इम्पोर्टेंट चीजें गिरवी रखनी पड़े जिससे हम आज एक इम्पोर्टेंट मुल्क बन गए। और ये बहुत अच्छे एजेंडे से, देखें, ये जो बाहर की ताकतें होती हैं ना जी, ये समझ लें वो जिसके फेवर में जा रही है ना, वो उसके फेवर में नहीं है। ठीक है, आप सद्दाम हुसैन का देख लें, ईरान का देख लें, दुनिया के आप कदाफी का देख लें, 20-20 साल उन्हें पालते हैं और फिर 2 साल में उनको वाइप ऑफ कर देते हैं ना। तो इसके एजेंडे का अभी कुछ पता नहीं है। 10 साल बाद, 5 साल बाद हमें पता चलेगा कि कहाँ से इसको पैदा किया गया था, कहाँ से। 50-50 साल इंग्लैंड में ऐसे उन्होंने सेंटर्स बनाए जो दीन के लिए मुखालफत, उन्हें कुरान शरीफ हिफ्ज कराए और करके फिर वो आए। तो ये तो बड़ी एक लॉन्ग टर्म जो इस लॉबी है वो काम करती है। अब एक साहब का तो एजेंडा वही है कि वो गाड़ी के उस तरफ आ गए। बिल्कुल ठीक है। अब बाकी जितनी फोर्स है उसमें फौज भी है, हमारी अदलिया भी है, ये कुछ लोग अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट तो पीछे नहीं आए, मगर वो साइडों पे आ गए, हमें हेल्प नहीं कर रहे पीछे वालों को, फिर भी हल्का सा वैसे बेवकूफ बना रहे हैं चलाते हैं। हमें करना ये होगा, देखिए इसका रूट कॉज सिर्फ एक ही है, और वो रूट कॉज ये है कि मैंने शायद आपसे पहले भी बात की थी, आपका मिसाल देके, कि आपके घर में आमदनी आपकी 1 लाख रुपए है और आपकी वाइफ बजट बना लें 1,25,000 का, तो मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा नोट है जो अंडे बच्चे देगा? मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान का जो इस वक्त रूट कॉज है ना, देखिए IMF हमारे साथ हार्ट क्यों होती है, मतलब उसको कोई देखिए IMF में तो बांग्लादेश भी गया है, श्रीलंका भी गया है, बहुत सारे मुल्क जाते हैं IMF में, ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं बांग्लादेश इतना स्टेबल है, इतने रिजर्व्स हैं, इतना एक्सपोर्ट है, मगर उसके बावजूद उसने लिया अभी 3 बिलियन का वादा, इसलिए कि उस 3 बिलियन इज जस्ट ओपन ऑफ डोर सर्टिफिकेशन है कि ये मुल्क अभी सही राह पे, तो उसके साथ मदद कर सकते हैं आप। वो एक सर्टिफाइड करता है कि भाई ये मुल्क हमारे अंडर वॉच है, इसकी मईशत हमारे अंडर वॉच है, तो आप इधर इन्वेस्ट करें, डोनेशन दें, व्हाटएवर। IMF हमें सिर्फ एक बात बोलता है कि अगर तुम्हारे 1 लाख की आमदनी है, तुम 1 लाख खर्च करो। ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत आपका डेफिसिट आए, वो आप लोन लो और एक ऐसा प्लान बनाओ जिससे आप ये सोच लो, जैसे आपने बैंक से 1 लाख रुपए ले लिए गाड़ी के लिए,
तो आपने प्लान कर लिया ना कि मैं अपनी आमदनी में से 5% जो है उसकी इंस्टॉलमेंट दे दूंगा और 5 साल बाद में मेरी गाड़ी हो जाएगी। तो ये प्लान करें। हमारे पिछले समझ लें 20 साल से बदकिस्मती ये हुई कि जो भी आया, परवेज मुशर्रफ से ये शुरू हुआ सही मानों में, आप गैस का जो यूनिट है जी, 10 रुपए का आपको घर में पड़ रहा है, हाँ, और आप 6 रुपए और 8 रुपए का दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को भी, नहीं भाई एक्सपोर्ट बढ़ा दो। ऐसी एक्सपोर्ट का फायदा क्या है कि आप सर्कुलर डेट अपने ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, माफिया हमें ब्लैकमेल करता है। अभी देखें शुरू हो गया, एलसीआं नहीं खुल रही, एक्सपोर्ट रुकी है ना, अब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, यूं कर दोगे तो मर जाएंगे, ये होगा। यार हम क्यों दें आपको सब्सिडाइज, आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाए ना। इस गैस चार्ज इस वक्त आप इंग्लैंड में पूछें क्या यूनिट चार्ज है, 5 टाइम ज्यादा है वहाँ मार्कअप पूछें कितना बढ़ गया है, मगर वो अपने आप को कम्पिटिटिव बनाते हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं। लेकिन सही भाई ये है कि आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की ना, देखिए हमारे यहाँ ओवर द ईयर्स एक इशू ये रहा कि हमने हमेशा से आईएमएफ को डिसीव किया। अच्छा चलें आईएमएफ को डिसीव कर लें, लेकिन फिर लोगों को तो उसका फ़ायदा पहुँचे। अब होता ही है कि जितनी भी हुकूमतें आई वो एक तरफ आईएमएफ को डिसीव करती हैं, दूसरी तरफ अपने लोगों को भी डिसीव करती हैं। ना वो आईएमएफ के बताए हुए प्लान पे काम करते हैं, ना वो कोई ऐसा काम करते हैं जो लोगों के मफाद में हो। तो ये बड़ी अजीब से एक सिचुएशन है। जो मफाद देख रहे हैं ना वो रॉन्ग साइड देख रहे हैं। देखिए अभी कहाँ स्टक हो गए हम। आईएमएफ ने एक ही इशू बोला है, यार यासिर आप अंदाजा लगाओ यार, 0 सर्कुलर डेट था गैस में आपको, इस वक्त 1400 अरब का है, 1100 अरब का आपका डेट था एनर्जी सेक्टर, ज्यादा हो गया जी, 2500 जी। यार 5 ट्रिलियन तो आपका सिर्फ सर्कुलर डेट है। तो कौन देगा मुझे बताएं यार, कोई नोट उछलेंगे बाहर से, दरख्तों से कटेंगे, और वो बढ़ रहा है जी। उसकी वजह ये है कि आप बना रहे हैं यूनिट 34 रुपए का और आप अवाम को दे रहे हैं उसको 20 रुपए का और 10 रुपए जेब से डाल रहे हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जिसका ना वालिद हो ना वालदा हो, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है, वो आके बोले भाई 34 रुपए का यूनिट है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो, ठीक है। लेकिन सर्कुलर डेट नहीं बनाया, ठीक है। मैं इसमें गरीबों की बात नहीं कर रहा। आपका जो गरीब है ना, वो एनर्जी फैक्टर में 10% ऑफ द टोटल सर्कुलर डेट है, जो गरीब तबका है आपका। बिल्कुल ठीक है। असल जो है ना आपका, देखें आज मैं 300 रुपए का पेट्रोल हो जाए, 400 रुपए का हो जाए, मैं डलवा सकता हूँ। नहीं सईद भाई, अर्जी है कि ये जो लाइन है ना, ये ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। अब सक्कर से एक मेंबर पार्लियामेंट है, वो अरबपति आदमी बन गया, खैर जहाँ से उसका सिलसिला शुरू हुआ था सबको पता है। अब वो अपने जो एसेट डिक्लेरेशन के अंदर शो करता है कि जी मेरी अभी भी 10,000 रुपये तनख्वाह है, मेरे पास अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है। जब ये सिलसिला होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप अमीर और गरीब का जो है वो फ़र्क कर सकें। ये सूरत हाल यहाँ पर है। तो इसलिए को हमें एक ऐसी पॉलिसी लाने की ज़रूरत है जिसका भी आपने तस्करा किया। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि आपने प्राइसेस को ऐसा बनाना है कि वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिनेरियो दीगर ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि आपको ये प्राइसेस में जैसे आपने कहा ना बढ़ाएं, तो गवर्नमेंट को फिर कुछ ऐसे प्लान लाने पड़ेंगे जिसके ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि जहाँ से सोलर और टारगेटेड सब्सिडी को मैंने वही कहा कि हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है ये टारगेट करना कि कौन डिज़र्विंग है या नहीं है। वो जैसे पेट्रोल का भी मसला हुआ था। अब आप सोचें जिस मुल्क के अंदर गरीबों को और मिस्कीनों को देने के लिए 12,000 रुपये 10,000 रुपये रखे गए, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग खा गए, तो आप सोचें उस मुल्क में खैर कैसे आएगी। या ये अगर इतने कॉम्पिटेंट लोग होते, एक तो ये हम सर्कुलर डेट बना रहे हैं, दूसरा हम अपने इदारे जो है ना वो मजबूत नहीं कर सके और करप्शन उधर है, बेइंतहा करप्शन। और उसकी वजह है यार यासिर, हमें चीज़ों को बहुत रियलिटी से देखना होगा। उसकी वजह यह है कि जब भी गवर्नमेंट इधर आती है उसको ये पता होता है कि मेरे कल का नहीं पता, मुझे कल भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट का मूड उठेगा तो हमें उठा के बाहर फेंक। यार आप इस 8 साल के सिनेरियो जो बाहर आ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आर्मी चीफ, एक ISI का चीफ, एक चीफ जस्टिस को कह रहा है कि इसको रगड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको अमीन और सादिक बना दो, इसको नहीं बना। जिस मुल्क में ये लिमिट पे चला जाए, उधर का जो सियासतदान होगा वो कितना सिक्योर होगा।
होगा ही नहीं। वो जितनी कोशिश कर ले मुल्क को सही करने की, वो सिक्योर नहीं होगा। जब वो सिक्योर नहीं होगा ना, आपने जिस शक्कर वाले की बात की ना, अगर उसे ये पता हो कि मेरा अगला इलेक्शन परफॉर्मेंस बेस है, ठीक है, और मैं 5 साल डट के काम करके लोगों को दिखाऊंगा ना, फिर वो ये लूट मार नहीं करेगा जी। फिर वो अपने उससे काम करेगा, परफॉर्मेंस देगा और फिर नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वो है ही नहीं सिचुएशन कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पे आज भी आप लोगों में जाएं, आप जाकर लोगों से ज़रा सवाल कीजिए, वो जिस किस्म के जवाब देंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि लोगों की ज़हनी सतह क्या है, कितना शऊर है, क्योंकि दावे बड़े करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि जो दावे किए जा रहे हैं, जैसे अमरीकी साजिश का एक वो किया गया, वो किस बुरी तरह से वो हंडिया जो है वो बीच चौराहे पे फूटी है, कि वो बाद में ये खुद ही पता चल गया कि कोई साजिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो भी पकड़ गया। का देख लें यार, वो सफर का ड्रामा ये कह रहा है उसने मुझे रगड़ा, वो तो रिवर्स हो गया जी। उसने तो आखिरी वक्त तक सपोर्ट किए जी, मतलब नो कॉन्फिडेंस में भी और जगहों पे भी यार। मतलब मैं तो कहता हूँ इस पाकिस्तान में तो एक दफा बैठ के ना हकीकत बता दें यार, हमने क्या क्या गंद फैलाया है, वो जो ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन करके, और एक्सेप्ट कर लें भाई कि हमने ये सारे किए हैं। और मजे की बात ये है कि अर्ज ये है कि इसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे ये ब्लेसिंग है कि पूरी की पूरी कौम जाहिल है और सो रही है, तो आपको इसमें लिमिट है यासिर। अब मैंने आपको बताया था पीटीआई में मैं कितना जी इन्वॉल्व भाई। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। हम पंजाब प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सईद रशीद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। सईद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आपने अर्ज़ किया कि ये जो सियासी मामलात हैं मज़ीद पेचीदा होते नज़र आ रहे हैं। अब पंजाब की सूरत हाल की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हमें मौशी बदहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो तबाही नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सियासी बहरान बहरहाल बहुत शदीद है। क्या इसका मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है? मेरी जो अपनी एनालिसिस है, ये सारा कुछ हो रहा है इमैच्योर सियासतदान की वजह से जी। इमैच्योर, और वो हमारा 40 साल बाप दादा परदादा सियासत। नहीं, देखें सियासत एक जीन्स में आती है जी, है ना जी। और वो सियासत फिर उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। हादसाती तौर पे क्रिकेट खेलते खेलते आप सियासतदान नहीं बन सकते, या फिर ये नोट कर लें, मैं नहीं बन सकता। मैं भी एक वक्त ऐसा आता कि मैं भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ, मेरी भी अना आ जाती है, मैं भी हो जाता हूँ। सियासतदान को बहुत काम एंड क्वाइट रह के चीज़ों को एनालाइज करके उसके हर चीज़ देख के फिर एक्शन लेना होता है जी। और जो हमारी पुरानी पार्टियां हैं ना, उसके जितने सीनियर लोग हैं ना, उनकी समझ आ गई है। धक्के खा के, मारे खा के, जेल में जा के उनको समझ में। ये एक वाहिद हमारे साथ कप्तान साहब आ गए थे जी, जो इमैच्योर। अब आप देखें वो अपना कितना नुकसान कर रहा है और हमारे मुल्क का कितना नुकसान। आप मुझे बताएं, जब नो कॉन्फिडेंस आया तो हमारी जो यहाँ की पार्टी थी एमकेएम, उसके पास कितनी सीटें थी? 7-8 तो थी ना। बिल्कुल। उन्होंने ये ये ब्लैकमेल किया कि वजीर आजम हमें बना दो। बोल सकते थे, उनका मुंह था बोलने का, है ना। आप मुझे बताएं, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 10 भी पूरे नहीं है उनके पास, वो भी स्कैटर्ड है, और वो वजीर आला बनवा रहे हैं जी, सिर्फ मतलब के लिए और अपना क्या नुकसान कर रहा है ये उसको आइडिया ही नहीं हो रहा। देखिए, अगर जरा सा भी समझदार हो ना, इस वक्त जो कॉन्फिडेंस वोट आया ना, इसको ये करवा दे। इमरान खान जरा सा भी समझदार है, जिस तरह परवेज इलाही सियासत कर रहा है ना, देखिए वो बिगाड़ भी नहीं रहा, और जो बात उसे बोलनी है यार, जिस मतलब वो कहते हैं बड़ी वजादार फैमिली है, ये वजादार मुनाफकत की लिमिट है यार, कि आप एक संडे को बयान दे रहे हैं कि हम इनकी ऐसी तैसी करेंगे, इन्हें शर्म नहीं आती, ये फौज के लिए बोलते हैं, और आधे घंटे बाद बोल रहे हैं कि नहीं हम तो उनके साथ हैं, इमरान हमारा लीडर है जी। ये वजादारी है? वजादारी ये थोड़ी होती है, आप स्टैंड करते हैं अपने बात के ऊपर,
फिर उसको लेके चलते हैं। ये तो मिनट पे आप मुनाफकत कर रहे हैं। ऐसा ही है। अगर ये समझदार है इमरान, मैं आज टीवी चैनल से बोलता हूँ कि एक काम करें कि ये कॉन्फिडेंस वोट होने दें, नो सॉरी कॉन्फिडेंस लेना है ना, हाँ। और उसके बाद ये सीधा सीधा दोबारा आएगा कॉन्फिडेंस वोट असेंबली के अंदर। ठीक है। ये तो गया, पर उसके बाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जोर लगाए और अपना अच्छा कैंडिडेट जो अपने सारे लोगों के अंदर मकबूल हो उसको लेके आए और इनसे बोले अब ये 10 वोट हमें दो। लेकिन सही भाई, अगर इतनी विजडम होती, अगर इतना फार साइटेड अगर ये लीडर होता, तो जब उस्मान बुज़दार को लगाया गया और दुनिया से लोग कहने लगे कि खुदा का वास्ता है कि कोई होश के नाखून लो, जो पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज़ है सूबा, वहाँ पर अगर उस्मान बुज़दार जैसा कैंडिडेट अगर तुम्हें बेहतरीन नज़र आ रहा है तो तुम्हारी फिर सियासत को भी सलाम है और तुम्हारी सोच को भी सलाम है। इंटरेस्ट है ना। देखिए पंजाब का जो वजीर आला बनता है ना, अगर उसने सही काम करना है वहाँ जी, तो वो फिर फ्यूचर का वजीर आजम बनता है। ये आप याद रखिए। बिल्कुल। देखें परवेज इलाही क्यों ब्लैकमेल करता है, इसलिए वो वजीर आला रह चुका है ना वहाँ का। जी। तो इमरान ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा जिम्मेदार और मजबूत कैंडिडेट शाह महमूद कुरैशी जैसे उसको वजीर आला बना के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार। पाकिस्तान के सारे हलकों से, मैं किसी भी उस पे नहीं, मैं एक न्यूट्रल तो खैर यहाँ पर अब शजरे ममनू है कहना, एक अगर आज़ादाना एक राय अगर वो आपको दूँ, उसके लिए सही अल्फाज भी मेरे पास नहीं, तो आप ये बताइए कि अगर कोई मुनासिब बंदा या मौजू शख्सियत होती तो वो पूरे पाकिस्तान से ख़ुद इलेक्शन लड़ते, कॉन्टेस्ट करते, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये तो बताइए कि आपके पास लोग नहीं हैं। अभी आपने देखा कि पंजाब के अंदर जिस सीट के ऊपर वो मौसूफ खुद नहीं थे, वो सीट हाथ से निकल गई। अब आप बताइए क्या किया? मतलब उसके भरोसा ही नहीं है उसका विजन ही नहीं है कि मैं अपनी सियासत को कहाँ ले जा रहा हूँ। वो ये चाह रहा है कि 2-4 बॉम्ब्स मार के ना मैं किसी तरह विकेट ले लूँ या कोई कैच करा दूँ। ऐसा होगा नहीं, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकेगा, अब नहीं हो सकेगा। अब इसको मैच्योर देखिए, मैं कह रहा था फिर इलेक्शन हो, अपने पूरे स्ट्रेंथ और इसको बोले कि भाई आप हमारे साथ दो, आपको ये आपके वॉल्यूम के हिसाब से आपको 3 मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी, वजीर आला हमारा होगा, अगर आप आते हो तो आओ, नहीं तो जिधर जाना है आपको जाओ, हम इंडिपेंडेंट फाइट करेंगे। यार यासिर ये अगर इस तरह का डिसीजन ले ले, पार्टी भी स्ट्रांग हो जाएगी और आगे जाके इसको, वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो विजडम कहाँ से लाएं उसके पास। वो अगर होती तो हालात यहाँ तक, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अभी भी जो दाएं और बाएं खड़े हुए लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, जब वो आकर मीडिया पे बात करते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो खुद कितने बड़े लीडर हैं जिनको आपने कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी, कभी कोई मिनिस्ट्री दी। आज भी वो लोग हैं जिनके बारे में पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वार्डन ने, मैं तो वो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन वो निशानदेही कर रहा है कि इनसे जान छुड़ाओ। और अभी तक वो लोग बर्बाद कर रहे हैं इसको। नहीं, बर्बाद तो बहुत पहले कर दिया था। अब तो बिल्कुल नाम निशान इसका मिटा देंगे, वो मिटा दिया। वो मैं आपको बता दूं, अगर ये कॉन्फिडेंस वोट हो गया जी, परवेज इलाही और अपर हैंड से आ जाएगा, फिर अगले इलेक्शन में जी फिर इतनी बार्गेनिंग करेगा कि 30 सीटों के बजाय 50 सीटें मांगेगा, नेशनल असेंबली की 20 मांगेगा जी। और इसको इमरान को ऐसी जगह ले जाएंगे ये लोग कि जहां से ये पार्टी को तोड़ता तो चला जाएगा, बनाने का कोई इसको नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। फिर उसी तरह ब्लैकमेल करेगा उसी अंदाज में जी। फिर अपनी चीजें मनवाए। भाई इसके बजाय तू अगर मौत आनी है ना, आ जाए एक दफा भाई, अगर वजीर आला पंजाब में कोई और बन जाए क्या फर्क पड़ेगा। बात ये है कि ये सिर्फ तकरीरों की हद तक सही लगता है, वो इस्लामिक टच देना, वो ये कब्र में जो रात है वो ज़मीन पे नहीं है, ये बातें सिर्फ तकरीरों की हद तक हैं। लेकिन आपके जो लीडर हैं उन सारी चीज़ों से आ रही हैं, किसी चीज़ के परवाह नहीं है। मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं सईद भाई, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा। बात की तो मैं तो पीटीआई में था इतना काफ़ी है, तो कुछ लोग अभी भी मेरे साथ हैं जो पीटीआई के। मुझे यार ये कल मुझे एक ने मैसेज दिया कि यार वो मुल्क चोरों से अच्छा तो घड़ी चोर है। मतलब वो उनका म्यार देख ले कि वो ये तोशा खाना, उसकी वीडियो के बावजूद कह रहे हैं कि यार वो चलो बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है, खराब है चलो चल जाएगा यार। मतलब आप एक लीडर जो या फिर आप रात दिन
दीन की बातों का दावा करें, मैं करूं और नमाज तहज्जुद की और मेरे फेल ये हों तो लोग उंगली उठाएंगे। एक आदमी है जो दीन की तरफ है ही नहीं। ये जो 2 3 4 पार्टियां हैं, इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम सौबे रसूल वाला डिसिप्लिन लाएंगे, मदीने की रियासत लाएंगे, तो कभी और ये नहीं कि तुमने तो स्टार्ट इस बात से करते हो तस्बीह हाथ में लेके, और फिर तुम्हारे ऊपर अगर एक फुल स्टॉप का भी कोई इल्जाम लगता है या कोई स्कैंडल आता है ना, तो वो अभी देखें वो जो बोरिस था वहां का, वो क्यों उसको रिजाइन करना पड़ा कि उसने कोविड के अंदर घर के अंदर एक दावत कर ली थी और वो बताया नहीं था, और उसकी जो नंबर ऑफ पीपल थे वो ज्यादा थे। ये मिसालें उस जमहूरियत की देते हैं यार। ये जो चीजें बाहर आ रही हैं ना, इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ये बाहर के मुल्क का होता ना तो वो रिजाइन नहीं करता, वो खुदकुशी करता। तब आप जितनी स्टेटमेंट आपने माजी में दी है, उसके जितने भी काम आपने किए उसके बरखिलाफ किए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई और उसके बावजूद जो फॉलोअर्स हैं शायद मुझे तो मैसेज दे रहे हैं कि यार चलो पोशाखाना का तो चोर है। मैंने अर्ज की ना सईद भाई कि ये तो ब्लेसिंग है इनकी कि यहाँ पे लोग ना सिर्फ जाहिल हैं बल्कि सोए हुए भी हैं। तो ये तो जहालत नहीं है, ये जहालत मैं इसको ये तो मतलब लिमिट है पागल दर्जे के ऊपर है कि आप अगर इस तरह की सोच। अब आप बताएं इस मुल्क के अंदर लीडरशिप इस फॉलोअर्स के साथ आ सकती है? नहीं, मतलब ये कि फॉलोअर्स से अब सवाल तो ये किया जाए ना कि जितने झूठ कहे गए, आपने अमरीकी साजिश के पीछे लगा दिया लोगों ने, अपने इस कदर लोग बावले हो गए, मैं सॉरी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहने दीजिए, गाड़ियों के पीछे तक लगा लिया, एब्सोल्युटली नॉट, और न जाने किस किस्म की बातें। और नतीजा क्या निकला, कितनी डटाई के साथ उसको मना कर दिया कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने तो बेवकूफ़ बनाया अपने लोगों को। अब लोग फिर फौज के पीछे लग गए जी, फिर किसी के पास लग गए, आप बताएं ये सब कुछ बोलने के बावजूद बताएं मीर जाफर मीर उसको ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार है जी। चलेंगे पहले अगर आपके साथ हो जाती है और फिर आपने एक साइड ले ली है कि ये बाजू बहुत खराब है और ये है फलाना, यार आप उसको ताहयात दे रहे हैं इसके बावजूद जी। तो इसका मतलब ये कि आप जो बात बोल रहे हैं वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, टोटल डिफरेंट है। और अब देखें आप रोज एक नया फैक्ट आ रहा है जी। मैं तो अभी इसमें थोड़ा सा वो हो रहा हूँ कि जो लोग ये सारे राज जानते हैं ना वो अभी नहीं बता रहे चीजें जी। वो वीडियो बाहर नहीं आ रही हैं, वो ऑडियो बाहर नहीं आ रही हैं, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा इस मुल्क का। मगर उसके बावजूद मैं बता दूं जो फॉलोअर्स है ना इसके वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि नहीं ये तो सब झूठी है। यार एक दफा नहीं। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात है कि उनमें से किसी भी मौसूफ ने खुद ने ये नहीं कहा कि ये झूठी है, क्योंकि कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ या तो बोलेंगे फेक है, फॉलोअर हैं उनको वो कह रहे हैं अलाना बहुत गलत बात है, प्राइम मिनिस्टर का टैप करना गलत बात, मगर ये नहीं कह रहे कि वीडियो झूठी है। यार मतलब उधर लफ्ज सुने यार, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये भी कहते हुए कहीं सुना कि वो ये फरमा रहे थे कि लोगों की जातियात के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप, मैं क्या कहूँ, लोगों के बेडरूम तक घुस गए जब आप थे, आपके पास इख्तियार था, आपने किसी को कहीं से उठाया, किसी को कहीं से उठाया, किसी को चांदरात को उठाया, किसी को कहीं उठाया, ये इस नैज तक आप पहुंच चुके थे। और बहरहाल अब आप देखें, अब इन दो पार्टियों का देखें, उसमें अभी भी मैं कहूँगा जो मुस्लिम लीग है वो अभी भी थोड़ी सी मैच्योर है, पीपल्स पार्टी मैच्योर हो गई। इतनी बावजूद इतने सब कुछ सफरिंग के बाद उन्होंने नैब के कानून को अमेंड किया, नहीं तो एक टेन्योर और छोड़ देते तो ये जो मुश्किल हो रही है ना अरेस्ट करने में कुछ भी नहीं होती। ये 90% इनकी जो क़यादत थी ना इस वक्त 2-2 साल के लिए जेल के अंदर होती और सिर्फ रिमांड पे चल रही होती, केस बनता ही नहीं। मगर इन्होंने विजन देखा कि यार जो हमारे साथ गलत था तो हम इसके साथ भी गलत नहीं करें और ये ना ख़त्म होने वाला। अच्छा, वो मैं ये देख रहा था अगले दिन, वो कानून साजी के ऊपर उनको एक मौसूफ हैं, उनके हमेशा राइट लेफ्ट रहते हैं, वो बयानात देने के लिए इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री भी आपको याद देती है, नाम तो मैं उसका नहीं लूँगा, वो फॉर मीडिया की आज़ादी के ऊपर जो है वो मीडिया के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो मैं हैरान था कि ये वो कानून लाने वालों में से था कि जो मीडिया पे बैठ के हुकूमत क्या इनके खिलाफ बात करेगा, इनके किसी वजीर के खिलाफ बात करेगा, इसको ये बगैर किसी उसके उठाकर जेलों में बंद करेंगे और बेल भी नहीं है जी, नॉन बेलेबल उसको वो निकालेंगे। और अगर आप उस पूरे टेन्योर के अंदर जी लेडीज एंकर्स देखें जी, जेंट्स एंकर देखें और फिर चैनल्स देखें आप, तो
सैकड़ों के हिसाब से हैं जिन्हें रगड़ा। जी। अभी भी हो रहा है, बिल्कुल। मगर 1-2 चैनल हो रहे हैं। गुथु मैं बात आपके सामने आगे चल के रखूंगा कि कितने लोगों को बेरोजगार किया, मीडिया हाउसेस से निकाले गए, जिनकी नौकरियां इन्होंने खाई हैं। तो बात क्या और बड़े बड़े एंकर जी अभी जो है ना 2-4 हैं, और उन्होंने भी अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है जी। देखिए वो इस लिमिट पे गए क्यों? बिल्कुल। इस लिमिट पे गए क्यों कि आप ये समझ रहे हैं आके टीवी पे आप खुलेआम अब आजम सवाती, मतलब तुम्हें किसने कहा था कि तुम इस तरह की गाली गलौज करो जलसे में खड़े होके? उधर वो जो था शहबाज गिल, किसने कहा था? अरशद शरीफ मर्डर हुआ है और उसका अफसोस जरूर है, मगर मुझे बताओ उसने क्यों इजाजत दी 15 मिनट? जितना मर्जी है वो आजाद साफी था, उसने 15 मिनट इसको इजाजत कैसे दी बोलने के लिए? ये जुर्म था ना। वो कह रहे हैं FIR उसके नाम काट दी, तो भाई उसने इजाजत कैसे दी? बिल्कुल ठीक नहीं देनी चाहिए थी ना। देखिए अभी कोई बात करता है जैसे ही हमारे अदलिया उसके खिलाफ, तो एंकर उसको रोकता है। मैं अभी आपको करूंगा तो आप मुझे रोकेंगे, चाहे बहाने से रोके, मगर रोक के आप उसको सब्सिडाइज करेंगे कि भाई ये किस तरह न्यूट्रलाइज हो जाए बात, जो ये इतना अग्रेसिव में सही साहब बात कर रहे हैं। वो तो उसको फुल उसने एक्सप्लॉइट करके 15 मिनट बगैर रोड टोक के बोलने का हक दिया, तो क्या उस चैनल को चलना चाहिए? उस आदमी को रुकना चाहिए इस मुल्क के अंदर? बिल्कुल ठीक है। सईद भाई वक्त खत्म हो गया, बातें और भी हैं, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में होंगी बड़ी तफसील से। बहुत सारे सवालात आपके लिए आए थे, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल जब ये सिलसिला जारी रहेगा, इलेक्शन रह गया हमारा, इलेक्शन रह गया, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ी। इलेक्शन मैं अभी बता दूं खत्म हो गया हमारा। जी जी जी, बस इजाजत मैंने लेनी, आप अपनी बात मुकम्मल कर। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन 2023 में नहीं होगा बस। और इमरान जो स्ट्रगल कर रहा है ना इस वक्त, उसको ये समझ आ गई है कि 23 में नहीं होगा, और वो चाह रहे कमिट कर लें 23 अक्टूबर ही कर लें। ठीक है, चलिए जी, इसी बात के साथ आपसे इजाज़त देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अगले साल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।